पल्लवन के संदर्भ में। और हम लोगों ने ये देखा था कि इससे पूर्व जो हमने प्रेसी राइटिंग यानी कि संक्षेपण पढ़ा था, उसके ही विलोम या विपरीतार्थक रूप में यह पल्लवन या एक्सपेंशन शब्द चला करता है। हमारे यहाँ कभी कभी सामग्री को पढ़ते समय या किसी तथ्य को समझने के लिए जब उसमें कोई ऐसा कठिन वाक्य, सूक्ति, मुहावरा, अवतरण आदि आ जाते हैं तो उनको समझने हेतु हमें व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। और यही व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है वह पल्लवन कहलाती है। हम लोगों ने कल पल्लवन के या पल्लवन कर्ता के जो गुण हैं उन पर भी बातचीत की थी। और हम लोगों ने ये जाना था कि एक पल्लवन कर्ता को गहन अध्ययनशील होना चाहिए, उसके अंदर सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर तर्क करने की सामर्थ्य या तार्किकता होनी चाहिए, उसके अंदर तटस्थता का भाव रहना चाहिए, जिससे कि कोई पूर्वाग्रह लेकर कोई अपना निर्णय ना दे दे। अगला बिंदु था कि व्याख्यात्मक शक्ति संपन्नता यानी व्याख्या करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और ये भी आवश्यक है कि जो भी व्याख्या करता है, व्याख्याकार है, अगर वह मौखिक भी कर रहा है तब भी उसके अंदर भाषिक क्षमता होनी चाहिए, और जो लिखित कर रहा है वहाँ पर भी उसके पास भाषिक संपदा अपार होनी चाहिए। और अंतिम मैंने बात कही थी, जो समस्त तथ्यों का, कथ्यों का मूल मंत्र है वह होता है अभ्यास। कि बिना अभ्यास के व्यक्ति को जो तीव्र कार्य करने की गति प्राप्त होती है वह बिना अभ्यास के होना संभव नहीं है। आज हम लोगों को बात करनी थी कि पल्लवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है। हालांकि संक्षेपण को पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पहला बिंदु मैंने संक्षेपण में भी रखा था, और यहाँ भी पहला बिंदु जो आप लिखेंगे पल्लवन लिखने की विधि में, तो पहला रहेगा पठन और मनन। यानी कि जो भी सामग्री आपको पल्लवित करने हेतु प्रस्तुत की गई है, या दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा हटकर कि जो भी शोध सामग्री, सोर्स मटेरियल जो आपको प्राप्त हुआ है, उस शोध सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ना और उस पर विचार करना या मनन करना, ये हमारी पहली अनिवार्यता होती है। चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम छात्र हों, या हम तृतीय श्रेणी कर्मचारी हों, या हम कहीं पर अन्य कार्य में लगे हुए हैं। हो सकता है कि हम कहीं पर संपादक हो, हम कहीं पर जो है प्रूफ रीडर हो, है ना, कहीं हम समाचार संपादक हो रहे हो। तो आप देखिए किसी भी प्रक्रिया में जाइए तो उस प्रक्रिया में जब भी कोई पत्र, कागज, प्रपत्र आपको प्राप्त हो तो पहला कार्य बिना हड़बड़ाए शांति के साथ उस प्रपत्र को पढ़ना और उसको मनन करना, उस पर सोचना, उस पर विचार करना कि आखिर वह पत्र, प्रपत्र, वह सामग्री, वह पाठ, वह क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या अंतर्निहित है, क्या छिपा हुआ है। तो जब आप पहला काम करेंगे कि आप किसी भी सामग्री को पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे, तो दूसरा बिंदु हमारे सामने आता है कि जब हम किसी सामग्री को पढ़ रहे हों तो सामग्री को पढ़ते समय कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, मैंने कल भी ये बात दोहराई थी आपसे, कि कुछ चीज़ें हम जल्दी जल्दी तीव्रता से पढ़ लेते हैं और यहाँ पर हमारी रुचि होती है, यहाँ पर हमें अच्छा लगता है, तो वहाँ पर हम उसे गंभीरता से पढ़ते हैं। चूँकि आपको जो पल्लवन करने का दायित्व सौंपा गया है, जो सामग्री आपको दी गई है, उसके पीछे लक्ष्य निर्धारित है। और जब कोई लक्ष्य
कोई टारगेट, कोई एम, कोई गोल हमारे सामने होता है तो वहाँ पर ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमको इस लक्ष्य तक, इस सीमा तक पहुँचना ही पहुँचना है। और इसके लिए हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है उसको हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे और उसके, अब जो दूसरा बिंदु है कि उसके मूल भाव के पोषक विचार। मूल भाव यानी जो सामग्री आपको पल्लवित करने के लिए दी गई है, उस सामग्री को पुष्ट करने में, उस सामग्री को विचारशील बनाने में, उस सामग्री को छुपा हुआ जो उसमें संदेश है वह प्रसारित करने में कौन कौन से विचार उपयोगी हैं, ये हम लोगों को उसमें से खोजना चाहिए। यानी कि जो सामग्री प्राप्त हो उसको ध्यान से पढ़ें। पढ़ते समय आपकी दृष्टि अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। यानी कि उस पठित सामग्री में से जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे कौन से विचार हैं जिसे कि लेखक प्रस्तुत करना चाहता है, और उन विचारों को लेखक ने किन पंक्तियों, किन उदाहरणों, किन कहावतों, किन लोकोक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी कि लेखक जो कहना चाहता है उसके, उस विचार को पोषण करने वाले, पुष्ट करने वाले, उसको बल देने वाले, उसको स्पष्ट करने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आपको, या महत्वपूर्ण भाव हैं उन्हें आपको इसमें खोजना चाहिए। ये आपकी दूसरी अनिवार्यता होती है पल्लवनकर्ता की। तीसरी बात आती है कि विचार बिंदुओं का लेखन। मैंने संक्षेपण में भी कहा था कि विचारों को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, जो मुख्य चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनको रेखांकित कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, और उसके बाद उन बिंदुओं को, जैसे कि आपने पल्लवन को पढ़ा, उसमें से मूल भाव को पोषित करने वाले विचारों को खोज लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि एक उन विचारों के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 यानी जितने भी विशेष वाक्य, गुंफित वाक्य या विशेष तथ्य, विशेष तत्व, विशेष शब्द जिनकी की समीक्षा करना, जिनकी की व्याख्या करना, जिनका की विस्तार करना आवश्यक है, उनको लिख लेना चाहिए। यानी कि उन विचार बिंदुओं को जब आपने छांट लिया तो उसके बाद एक एक बिंदु को उठाकर आपको उसका लेखन करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी पाठ सामग्री में आपने पढ़ते हुए 10 विशेष भाव या विचार ऐसे छांटे जो कि उस सामग्री को अगर आप अभिव्यक्त करते हैं तो पूर्णता देने में सक्षम है। तो क्योंकि आपने वे 10 बिंदु नोट कर लिए हैं उस सामग्री को पढ़कर, तो अब आपका दायित्व ये है कि उन 10 बिंदुओं को व्याख्या करें, उन 10 बिंदुओं का विस्तार करें। तो आप एक एक करके उस सारे बिंदुओं का, जिसे हम कह सकते हैं कि विचार बिंदुओं का लेखन, उस पर लेखन प्रारंभ करें। लेखन प्रारंभ करते समय चूंकि आपको लेखक ने जो विचार दिया है उसको सही सही प्रस्तुत करना है। देखिए, आपको अपना विचार नहीं लादना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेखक जो कहना चाहता है उसी विचार को आपको पाठक तक, श्रोता तक पुनः पहुंचाना है। हाँ, चूंकि लेखक के द्वारा जो बात कही गई है वह कुछ गूढ़ और गंभीर है, अगर श्रोता या पाठक उस स्तर तक पहुंचकर अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो आपका या पल्लवनकर्ता का
ये दायित्व है कि वह उन कठिन शब्दों को, वाक्यों को या सूक्तियों आदि को सरल तरीके से पहुंचाए। तो जो आपने छांटा हुआ है उसको आपको लेखक के विचार को सही सही प्रतिपादित करने के लिए श्रोता या पाठक को समझाना है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए जब आप लेखन कर रहे होगे, बिंदु आपने छांट लिए, हर बिंदु पर लिखना प्रारंभ कर दिया, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यह बिंदु जो है, इस बिंदु को अगर हमें स्पष्ट करना है तो हम कौन से दृष्टांत लाएं, कौन सा उदाहरण लाएं, कौन सा विवरण लाएं, किस तरह से उसको स्पष्ट करें। यानी कि एक एक बिंदु के लिए देखा जाए तो जो उस बिंदु को पढ़ने के बाद आपके मन में जो उसका अर्थ प्रकट हुआ है और उस अर्थ अपने अंतर में प्रस्तुत जो अर्थ है उसको दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए, जिससे कि वह समझ जाए, हम क्या करेंगे कि हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें, किन शब्दों का प्रयोग करें, किन उदाहरणों का प्रयोग करें, किन दृष्टांतों का प्रयोग करें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए आप लिखित या लेखन योग्य सामग्री एकत्रित करने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो विचार आपके मन में आ रहा है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी लोकोक्ति से या दोहे से या किसी चीज़ से उपमा देकर आपकी बात को पुष्ट करें। लेकिन कई बार आप देखते हैं ना कि इसमें हम पर अधूरी ही पंक्ति उठती है, पूरी पंक्ति नहीं उठ पाती। तो अगर किसी विचार को पढ़ने के बाद आपके मन में आया, अरे तो उस विचार से मिलता जुलता है और पूरा विचार आपको याद नहीं है, तो आपको उसको जुटाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि जिस कथ्य की हम व्याख्या करने जा रहे हैं उसको समझाने के लिए कबीरदास का, रैदास का, या माता जी ने कहा था, या दादी कहा करती थी, या लोक कथा में विद्यमान था, यानी कहीं भी, तो उस तथ्य कहीं आपके मस्तिष्क में जो पड़ा हुआ है उसको आपको सही सही स्मरण करना पड़ेगा, सही सही एकत्रित करना पड़ेगा। तो सामग्री को रेखांकित करने के बाद, उसके मूल भाव को समझने के बाद, उसमें से जो तीसरा बिंदु आपने कहा कि हमने विचार बिंदु बना लिए हैं, तो अब उन विचार बिंदुओं को विस्तार, चौथी बात क्या आई कि विचार बिंदुओं को विस्तार देने के लिए आपको सामग्री जुटानी है। यानी कि दृष्टांतों का चयन करना है, उदाहरणों का चयन करना है, किस घटना से, किस विचार से, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए बात और स्पष्ट हो सकती है, इसका आपको चयन करना है। पांचवी बात हमारे सामने आती है कि जो आपने चुना है या जो वाक्य आप पल्लवित कर रहे हैं या जो अवतरण आप पल्लवित कर रहे हैं, उसमें जो विचार आए हैं या जो आप उदाहरण देना चाहते हैं या आप भी सूक्तियों का प्रयोग उसके समकक्ष करना चाहते हैं, तो आपको उसकी संगति में एक रूपता बनाकर रखनी पड़ेगी। यानी कि लेखक के विचार, जिसकी सामग्री को आपने चुना है, या स्रोत भाषा की जो सामग्री है, स्रोत सामग्री है, उस स्रोत सामग्री को, चुने हुए बिंदु को जब आप पल्लवित करेंगे तो जो वह बिंदु का मुख्य तथ्य है उससे अन्य जो आप उदाहरण और दृष्टांत दे रहे हैं उसका तारतम्य होना चाहिए। जैसे कली की बात कर लें, हम लोगों ने गुप्त की बात की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध की जब बात करते हुए मैंने फिर से कल दोहराया था आपके सामने, आज फिर पंक्ति को इसको दोहरा रहा हूँ। कुछ उसमें आया था कि ऐसी रागवधू जिसमें लिखा था कि सीता माता की छाया में खड़ी हुई, घूंघट डाले खड़ी हुई। अब सीता माता की छाया में घूंघट डाले खड़ी हुई रागवधू, अब देखिए इस बिंदु को, इसकी व्याख्या जब करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा
पहले हमको क्या देखना है कि छाया का मतलब क्या होता है। पहले देखेंगे छाया का मतलब क्या होता है। भाई आपसे कहा जाएगा, आप कहेंगे छाया माने प्रतिबिंब। अब यहाँ पर सीता की छाया है। अब सीता की छाया को हम लोग एक मुहावरे लोकोक्ति के रूप में, मुहावरे के रूप में लेंगे तो यहाँ कवि का आशय क्या बनेगा कि सीता माता के आश्रय में, छाया यहाँ पर आश्रय का, संरक्षण का पर्याय बन जाती है। दूसरी ओर क्या है कि घूंघट डाले खड़ी। घूंघट में स्थिति क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई विदेशी अगर इसकी व्याख्या कर रहा होता या उसे समझाना होता तो सबसे पहले वे ढूंढता कि घूंघट क्या होता है, क्योंकि ये हमारे कल्चरल एस्पेक्ट है, सांस्कृतिक एक प्रकार का विधान है घूंघट का। तो अब घूंघट डाले खड़ी है, तो घूंघट डालने से क्या तात्पर्य है? क्या उसने अपना मुंह छुपा लिया है? मुंह नहीं छिपाया है कि सीता माता का संरक्षण है। और घूंघट डालने का तात्पर्य यह है कि जिसे उसने सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार के एक घूंघट डाले बहू चुपचाप रहती है, उसी प्रकार से उर्मिला भी वैसी ही चुपचाप सीता माता के संरक्षण में है। फिर वो आगे कहते हैं कि नम्र ललाट की बात करते हैं, नम्र तप्त ललाट। अब नम्र माने नर्म, तप्त माने तेज, और यहाँ पर ललाट, ललाट यहाँ पर उसके मस्तिष्क की बात हो रही है। तो एक और वो घूंघट डाले तो खड़ी है, लेकिन आपको आगे जब व्याख्या करनी होगी नम्र तप्त ललाट का प्रयोग क्यों किया, यानी उसमें नम्रता का भाव भी है। और जो तप्त है, तप्त माने अग्नि का पर्याय है, और अग्नि यहाँ पर किस चीज़ को देती है, उसके अंदर अपनी अस्मिता है, अपना स्वाभिमान है, अपनी कर्तव्य परायणता है, जो उसके मस्तिष्क पर दिखाई पड़ती है। एक तरफ देखिए वहाँ पर आया घूंघट, और यहाँ कह रहे हैं कि नम्र तप्त ललाट भी जो है कवि देख ले रहा है। तो वहाँ पर घूंघट जो है वह एक मौन का पर्याय बनकर आया है, और यहाँ पर नम्र तप्त ललाट जो है वह उर्मिला के चरित्र के अंतर्गत जो नम्रता का भाव, जो राग का भाव, जो आत्माभिमान का भाव, जो स्वाभिमान का भाव, जो अस्मिता का भाव, वह बनकर आया है। तो देखिए ना, व्याख्या करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर हम तारतम्य नहीं बना पाएंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी। तो यहाँ पर हमें जो हमने पांचवा बिंदु दिया है कि सूक्ति तथा विचारों में संगति बैठाकर एक रूपता बनाना, सूक्ति तथा विचारों में संगत बैठाकर एक रूपता बनाना। इसके बाद छठवां बिंदु आता है प्रथम प्रारूप का निरीक्षण। यानी आपने 5 चीज़ें करी पूरी, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी सामग्री सामने आ गई। आपने पाठ को पढ़ा, उसके मूल भाव को प्रभावित करने वाले जो विशेष विचार थे उनको चुना, उनको चुनने के बाद उन पर लिखना प्रारंभ किया। चौथी बात, उस पर लिखते समय उन्हें समझाने के लिए जो उदाहरण, जो दृष्टांत आवश्यक थे उनको खोजा, उनका प्रयोग किया। और पांचवी बात हमने की कि जो सूक्ति हैं, जो विचार हैं और जो आपने सामग्री खोजी है, दोनों में समरूपता या एकरूपता लाने का प्रयास किया। और उसके बाद आपका पहला प्रारूप, आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। अब जब आपका ड्राफ्ट बन गया, प्रारूप बन गया, एक खाका बन गया, तो क्या करेंगे हम इसको? प्रथम प्रारूप का निरीक्षण। निरीक्षण इस तात्पर्य क्या है? जांचना। अब हमें ये देखना है कि, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि हमने जो सामग्री चयनित की थी और उसके बाद उसको जो विस्तार दिया वह सही है या नहीं, तो हमें किन किन बिंदुओं पर जांचना चाहिए, तो इसका परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, इसकी जांच करनी है। उसमें पहली बात क्या आएगी
कि प्रथम प्रारूप का निरीक्षण का जो उपबिंदु है, अब मैं उपबिंदु देखिए, छठवां बिंदु है प्रथम प्रारूप का निरीक्षण। अब उसके उपबिंदु हैं ये। पहला उपबिंदु क्या है कि प्रथम प्रारूप निरीक्षण का पहला उपबिंदु है मूल भाव का चयन सही है या नहीं। यानी कि उस सामग्री को पढ़ने के बाद जो अर्थ आपने समझा है वह सही है या नहीं। यानी कि आप दूसरे लेखक के द्वारा जो सामग्री लिखी गई है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसका आपने पल्लवन किया है, तो उस पल्लवन को करते समय उस पाठ सामग्री का मूल भाव आपके प्रारूप में आ गया कि नहीं। दूसरी बात देखेंगे उसके अंदर, जो हमने चयन करते समय किया था कि दृष्टांत, विवरण, उदाहरण हमारे मूल भाव से संबंधित हैं या नहीं। यानी कि पहले तो हमने जांचा कि मूल भाव आया कि नहीं आया, जो हमने पढ़ा था वह हम स्पष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरी चीज क्या जांची कि उस मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए जो आपने दृष्टांत, विवरण, उदाहरण चुने हैं वह मूल भाव से संबंधित हैं या नहीं। अगर मूल भाव संबंधित नहीं होंगे तो आपकी बात आगे तक नहीं पहुंच पाएगी। तीसरी बात हमको देखनी है कि भाषा हमारी जो है वह कैसी हो, सरल हो। भाषा सरल हो, जांचना है हमको। भाषा सरल हो, सुबोध हो, स्पष्ट हो और व्यानुकरण अनुसार सही है या नहीं, ये चीज़ हमको जांचनी है। यानी जिन शब्दों का हमने चयन किया है, जिन वाक्यों का हमने विन्यास किया है, वह सरल हैं कि नहीं है, सुबोध हैं कि नहीं है, स्पष्ट हैं कि नहीं है, व्याकरण के अनुसार उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ये आपको अपने प्रारूप में जांचना है। फिर उसके बाद आप जब जांचेंगे तो चौथी चीज़ आप जांचेंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई वर्तनी गलत हो गई हो, कहीं हमने कोई वर्ण गलत लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं कोई तथ्य छूट गया हो। यानी चौथी चीज आप क्या देखेंगे कि कोई तथ्य छूट ना जाए, कोई वर्ण सही बना है कि नहीं बना है, कोई वर्तनी गलत तो नहीं लग गई है, इसको आप देखेंगे। पांचवा बिंदु देखेंगे, पुनरुक्ति तो नहीं हो रही है। यानी कि कथन को आप पुनः दोहरा तो नहीं रहे हैं। यानी कि जो आप एक बार मूल भाव को समझाने के लिए लिख चुके हैं, ऐसा तो नहीं दोबारा फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हों, दोबारा उसी चीज़ को बता रहे हों, तो ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो पुनरुक्ति तो नहीं हो रही है, ये देखना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्ति होने पर हमारा भाषा का जो रोचकता है, जो प्रवाहमयता है, जो उसका संप्रेषण है, वह कहीं कम होती दिखाई पड़ती है। इसके बाद छठवां बिंदु आप देखेंगे, जांचेंगे अपना कि जो बात आप कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष मैं माने आई के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं यहां पर। मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, प्रथम पुरुष मैं और हम के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग होगा। उसने, वह, वे, है ना। प्रथम पुरुष मैं और हम के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। वो हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए 6 चीजें आपको जांचनी है। अब 7वां चीज आप जांचोगे, क्या जांचोगे कि आप टीका टिप्पण
और खंडन मंडन से सामग्री को बचा पाए या नहीं, टीका टिप्पण या खंडन मंडन से सामग्री को बचा पाए या नहीं। यहां पर तात्पर्य यह है कहने का कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसी टीका टिप्पणी कर दी हो, यानी कि आपको अपने विचार उस पर लादना नहीं है, जो लेखक कहना चाहता है केवल वही कहना है। तो ऐसा तो नहीं कोई आपने ऐसी बात कह दी हो जिससे कि उस सामग्री का वजन कम हो गया हो, उसका विचार प्रभावित हो गया हो, या लेखक जो नहीं कहना चाहता था वह भी लोग समझ लें। यानी कि जो सामग्री का जो मूल भाव है उससे हटकर कोई ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द आपने प्रयोग तो नहीं कर दिया कि उस पर कोई आँच आ जाए, लेखक जो है उससे प्रभावित हो जाए। और खंडन मंडन का तात्पर्य है कि उस विचारों को तर्क के आधार पर काटना जोड़ना, यानी कि मेरे विचार से ये सही है, वो ये कहना चाहते हैं, ये उनका कहना उचित नहीं है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी आपको जांच लेना है। अगला बिंदु हमारे सामने है कि पहली पंक्ति में मूल भाव आना चाहिए और अंतिम में समाहार आना चाहिए। पहली पंक्ति में मूल भाव, यानी कि जिस सामग्री को हम चयन कर रहे हैं, जिसका पल्लवन कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति में ही ये आ जाना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य जो विषय वस्तु है वह क्या है, मूल भाव क्या है। और अंतिम में जो है पंक्ति में हम समाहार करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, ये हमारे लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद नवा बिंदु है आपके सामने कि शब्दों की कोई सीमा तो इसमें नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितना आवश्यक हो उतने ही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। यानी कि जितने शब्दों में आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकें। यहाँ पर संक्षेपण की तरह 1/3 या 2/3 या 3/3 या 4/3 बढ़ाने की सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपेक्षा की जाती है कि सीमा ना होने के पश्चात भी आपको उस सामग्री के प्रस्तुतिकरण में जितने शब्दों की आवश्यकता हो केवल उतनों का ही प्रयोग करें। और अंतिम जो बात है कि जब आपका पल्लवन का प्रारूप तैयार हो जाए तो उसको सुपाठ्य, यानी कि पढ़ने योग्य चिन्हित करें, उसको पढ़ने योग्य बनाएं। यानी कि जब सामग्री आपके सामने आए तो उसको पढ़ने योग्य हमको बनाना है। यानी कि आप देखें कि हम लोग इधर बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात देखी टीका टिप्पणी की। टीका टिप्पणी में मैंने कहा खंडन मंडन की बात की, यह स्पष्ट है आपके सामने। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि आप लोगों के सामने कि सीमा की प्रथम और अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति में हम लोग क्या करेंगे, मूल भाव को रखेंगे, और अंतिम में क्या रखेंगे, समाहार, समाहार मान निष्कर्ष को रखेंगे। और नवा बिंदु मैंने बताया सीमा नहीं है, किंतु अपेक्षित शब्दों में विस्तार देना चाहिए। मेरे ख्याल से बात स्पष्ट होगी। और अंतिम मैंने बात कही थी आपसे कि अंतिम प्रारूप जो है वह सुपाठ्य होना चाहिए। सुपाठ्य से हमारा क्या तात्पर्य है, पढ़ने योग्य। इसके दो तरीके होते हैं कि अगर आप किसी को हस्तलिखित दे रहे हैं तो आपकी राइटिंग, आपका लेख ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके। तो कभी कभी जब कार्यालयों आदि में काम होता है तो कार्यालय वगैरह में हम लोग हस्तलिखित देते हैं तो उसको फिर टाइपिस्ट जो है, टंकक जो है, या कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, टाइपिस्ट है, वह उसको साफ साफ लिख देता है। लेकिन अधिकांशतः क्योंकि आपको तो ड्राफ्ट जो है वह हस्तलिखित ही बनाना है, तो आपका जो ड्राफ्ट, आपका जो प्रारूप तैयार हो वह ऐसा तैयार हो जिसको कि पढ़ना हमारे लिए सक्षम हो। और अगर हम इन नीतियों को अपनाते हैं, इन विधियों को ग्रहण करते हैं, तो हम पल्लवन को स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप लोगों को आज के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।